सैटरडे को हम एक गेस्ट को लेके आएंगे एंड हम बात करेंगे उनसे इस बारे में। अभी स्टार्ट हुआ क्या? एक सेकेंड, लेट मी री रिकॉर्ड दिस। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम गाइज वी आर टेस्टिंग दिस प्लेटफॉर्म, सो पार्डन अस। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य कुमार सिंह फ्रॉम डार्क फ्रैक्टल। एज प्रॉमिस्ड, बकबक सिंप्लीफाइड में हम हर सैटरडे को एग्रीकल्चर स्पेसिफिक करते हैं। एंड वाई एग्रीकल्चर स्पेसिफिक? बिकॉज डार्क फ्रैक्टल का जो अभी मेजर रिसर्च वर्क है, that is the kind of technology we are building currently, its testing area is in agri-tech. So obviously हमने बनाना तो शुरू किया and we started testing in field also at multiple places with working with multiple partners. मगर हमने नोटिस किया कि पैटर्न ऑब्वियसली इंडिया में क्या है कि मैक्सिमम जो कंपनीज जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ चाहती हैं, जो चाहती हैं कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें या CMR सिस्टम या व्हाटएवर हम इंट्रोड्यूस करें, मगर इंडिया में एग्रीकल्चर का सिनेरियो कंप्लीटली अलग है। Until unless you have a ground reality, it's very difficult आपके लिए कि आप समझ सकें कि exactly क्या हो रहा है, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, because it's still much more community driven way. सिर्फ फार्मिंग से नहीं, इवन फार्मिंग the whole harvesting process से लेके cutting, storing and even selling तक, it's very unorganized. So I just want, so as a researcher एंड होपफुली हम इसको, इस रिसर्च प्रोजेक्ट को कल इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कुछ सालों में, महीनों में इन मार्केट। सो ऑब्वियसली मेरा टारगेट ये था कि मैं कुछ जानूं, लोगों को बुलाऊं एंड सीखूं ग्राउंड लेवल से इस बिजनेस के बारे में कि हाउ थिंग्स वर्क। दैट विल नॉट ओनली मेक माय डिजाइंस, माय इंजीनियरिंग डिजाइंस मच मोर एफिशिएंट, बट that will also make the future business which we are planning around it, and the customers. This will also guide the clients we have at this point of time. This will guide, these videos will guide them to how to actually operate in this. So आज के हमारे गेस्ट कह लीजिए, पर्सनल मित्र कह लीजिए, जो हमारे साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना एक वैल्यूबल टाइम हमें दिया है, वो है मृणाल गुंजन। जो मेरे को जो लोग जानते हैं, आई थिंक वो लोग जानते ही होंगे। मृणाल गुंजन इज एन IAS aspirant and he has been working at this point of time, he is working with some multinational companies in technological sector also, but इनका इंटरेस्ट हमेशा से समाज सेवा में रहा है। दैट्स व्हाई ही हैज बीन, एंड दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स व्हिच आई एम प्राउड टू से दैट कि नहीं नहीं भाई, ये ऐसे भी लोग हमारे दोस्त हैं, तो मेकिंग राइट डिसीजंस। सो आई वुड लाइक टू वेलकम हिम। Mrinal Gunjan, can you hear us? Mrinal, let's wait for a few seconds. Yeah, hi everyone. Hi Aditya. I can hear you. Okay. So we can't see you, so I think you have to yeah, I can see you now. Perfect. Okay. So कैसे हैं आप, क्या चल रहा है, थोड़ा अपने बारे में बताइए सबको। I'm good, Aditya, and there is nothing more to introduce about myself, but जैसे आपने बताया कि मैं एक सिविल सर्वेंट के लिए एस्पिरेंट हूँ, और इस जर्नी के दौरान मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड व्हेन आई फाउंड द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिकली, एंड मैं आपको ये भी कहूँगा कि जब मैं बचपन से, जब मैंने ये सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के बारे में सोचा, देन आई थॉट कि व्हाट इज द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पर्सन इन लाइफ। किसी भी पर्सन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए जी। तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इनटू माय माइंड इज हेल्थ। बिकॉज अगर आपके पास एक प्रॉस्पेरस वेलबीइंग है, लाइफ है, इक्वल हेल्थ है, तो ही आप आगे अपॉर्चुनिटी को सर्च कर सकते हैं। Exactly. And then after health, I thought the education is the second most important thing in an individual life. So एक individual के लिए second most important thing education लगा. So when I joined this company, it's been already 3 years working here, and I thought कि मैं multinational company में काम कर रहा हूँ, would I be able to differentiate or part some of my time for this kind of work or not. So इसी thought process में काफ़ी time निकल गया, बट आई थॉट कि अगर मैं चाहूँ तो आई कैन पार्ट सम टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। एंड नाउ आई रियलाइज कि एक पुश मिला है मुझे टू वर्क अपॉन दिस एरिया, एंड
इसमें आपका भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने वो पोस्ट देने में मेरी काफ़ी हेल्प की। एंड आई थिंक कि मैं इसका पूरा जस्टिफिकेशन कर पाऊँ। सिंस आई एम एन एस्पिरेंट इन ऑफ सिविल सर्विस, सो आई थिंक कि मैं जो डेटा अगर लेके आऊँ वो कुछ हद तक लोगों को सेटिस्फाई कर पाए, और वो रिसर्च मटेरियल जो मेरे पास हो वो लगभग लोगों तक इजी वे में पहुंच पाए। श्योर श्योर। सो तो दैट्स दैट्स नाइस मिनाल। गेस्ट के लिए आज हम बता दें, आज हम एक अलग तरह के फॉर्मेट की शुरुआत करने जा रहे हैं, और ये फॉर्मेट विल ट्राई टू कीप इट मच मोर इंटरैक्टिव, बट दिस इज मच मोर, क्योंकि ये फर्स्ट प्राइमरी एपिसोड्स हैं तो थोड़ा टेस्टिंग भी रहेगा हमारा। सो ऑब्वियसली विल बी शेयरिंग आवर स्क्रीन्स, ऑब्वियसली जो नेक्स्ट एपिसोड्स हैं विल ट्राई टू डू सम डेमोज ऑल्सो, कि वेयर एक्चुअली पीपल कैन गो, कौन सी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, एंड विल ट्राई टू डू विद बोथ, इसके साथ भी, अपने एग्रीकल्चर वाले वीडियोस के साथ भी, एंड बिजनेस वाले वीडियोस के साथ भी, एंड एवरीथिंग। सो इफ समथिंग गोज अप एंड डाउन, जस्ट डू प्लीज don't mind, and obviously please share your feedback and reviews with us as we go along. और किसी भी सेक्शन में आपको हो तो पॉइंट दैट सेक्शन, कि भाई इस टॉपिक पे, इस सेक्शन पे जो आपने बात की उसमें मेरे को डाउट है, सो विल डेफिनेटली विल रिप्लाई टू यू on any social media platform. You can email us also, anything. Okay, so शुरू करते हैं मन्नार, है ना? So हिस्ट्री, so सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को का हिस्ट्री क्या रहा है, स्पेशली इंडियन सिनेरियो में। हम किस तरीके से अलग हैं कंपेयर टू अदर पीपल। एंड ये शुरुआत जो हम आज हेरिटेज लेके बैठे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो उसका ये बेसलाइन क्या है कहने का? मतलब हम सब जानते हैं, सी आई नो कि कृषि प्रधान देश, हमने नेताओं को बोलते हुए सुना है, एंड ये भी वाइल माय जर्नी मैंने ये भी देखा कि ऐसे डेटा सेट्स मेरे सामने आए जहाँ पे 60% से ज्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली फार्मिंग में। एंड इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जो हम एक सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड हैं, खाना तो खिलाना ही है उनको। सो ये जो हम हेरिटेज लेके बैठे हैं, या फिर आप वन साइड देखें तो हेरिटेज, वन साइड देखें तो इट्स काइंड ऑफ अ बर्डन ऑल्सो आई सी, क्योंकि न्यूज में आजकल हम देख रहे हैं कि फार्मर्स हैव बीन सफरिंग अ लॉट। जिन फार्मर्स से मैंने बात की है वाइल फील्ड टेस्टिंग मेरे टेक्नोलॉजीज को, मैं इनिशियल टाइम से भी मैंने देखा है कि वो उनका कई बार ये कहना होता है कि दो तरह के लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो दो तरह के लोग कौन से? जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शन मतलब ऑब्वियसली जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो हमारे फार्मर्स हो गए रेगुलर, है ना, कि जो जितना वो डाल रहे हैं, दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन। क्योंकि अच्छा ही है कोई गुड बिजनेसमैन नहीं है, क्योंकि वो कैलकुलेट करने बैठ जाए तो उनको हार्ट अटैक आ जाए कि भाई कितना डाल रहे हैं, कितना हमारा निकल रहा है ना। बट दूसरे तरह के लोग ये हैं जिनके पास एवरीथिंग है, और आज के टाइम में जब इकोनॉमिक कंडीशंस ऊपर नीचे जा रही हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स बड़े स्टेगनेंट हो गए हैं, इट्स एक ग्रीन हाउस डाल देना, एक छोटा सा फार्म खड़ा कर देना, ऐसी चीजें कर देना, दे सी दैट एज एन इन्वेस्टमेंट की कुछ नहीं होगा तो घर में अच्छा खाना आएगा, राइट? एंड ये लोग काफी चीजें कर रहे हैं। आप देखोगे हर जगह ग्रीन हाउस पॉपअप हो रहे हैं, हर जगह फर्टिलाइजर कंपनीज पॉपअप हो रही हैं। गवर्नमेंट भी इस बार बजट काफी सारा निकाला गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। सो विल गो इनटू ऑल दैट, बट सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेसलाइन क्या है कि एग्रीकल्चर का इंडिया में। व्हाट डू यू सी? आपने जो थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्या डेटा आप कलेक्ट कर पाए, प्लीज शेयर विद अस। सर, सो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पहले, जैसा आपने कहा कि वाई इंडिया इज कॉल्ड एन एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश क्यों माना जाता है? सो कृषि प्रधान देश माना जाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एंड वन ऑफ द रीजन ये रहा है कि बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग कल्चरल हेरिटेज, हमने कभी भी लैंड को, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल लैंड को, गॉड के समान, एज अ गॉडेस, यू कैन से कि गॉडेस के समान माना है, एज अ मदर गॉडेस जो हमें अन्न देती है। हमने हमेशा उसको जीवनदायिनी, अन्नदायिनी माँ के समान माना है। तो इंडियन कल्चर में लैंड का, एग्रीकल्चरल लैंड का काफी रिलेशन रहा है कॉमन पीपल के साथ जी। अगर आप हिस्टोरिकल में जाकर बात करें कि इंडिया में एग्रीकल्चरल की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, तो अगर हम लॉन्ग हिस्ट्री के ट्रेसेस को देखें तो करंट नॉलेज के हिसाब से अगर मैं कहूं तो अराउंड 9000 BC के करीब सबसे पहले हमें ये ट्रेस मिलता है कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल की शुरुआत हुई थी।
जी 9000 BC में लोगों के पास इतने रिसोर्स नहीं थे. ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स वाज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट इन देयर हैंड्स. सो वो फिर उनके पास जो रिसोर्सेज थे या जिस टाइप के नॉलेजेस थे उसको यूज करके वो अपनी क्रॉप्स का उपजाते थे, क्रॉप्स फर्टिलाइज करते थे. जी So earlier crops were like मेज कह सकते हैं, बार्ली, वीट, इस काइंड के क्रॉप उगाए जाते थे अराउंड 9000 BC. वी हैव फाउंड जी ट्रेसेस, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस कि वीट, राइस, इसके एविडेंसेस हमें मिले हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि वो अराउंड 9000 BC के करीब इस सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, उसकी कल्टीवेशन की जाती थी. जी फिर हम आते हैं, जब हम किसी भी, जैसे मैं अप्रोच करता हूँ स्टडी पर्पस से जब किसी सब्जेक्ट को, और मैंने हिस्टोरिकल एविडेंसेस जब पढ़ा मैंने, तो मैंने पाया कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो करीब 4500 BC में स्टार्ट हुई थी, और उसके दौरान भी हमें राइस के, वीट के, बार्ली के कुछ नए वेरिएंट्स मिलते हैं ओके अदर दैन दी अर्लियर वंस. तो जब हिस्टोरिकल चीज़ों की बात करते हैं तो कई सारे एराज में डिवाइडेड किए गए हैं हिस्ट्री को. जैसे हम प्री लिथिक एरा कहते हैं, मीजोलिथिक एरा कहते हैं, नियोलिथिक एरा कहते हैं. तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन में आई डोंट थिंक कि हमें जाने की जरूरत है, बट जस्ट ये नॉलेज पर्पज से हम अगर बताना चाहूँ तो नियोलिथिक और मीजोलिथिक का मतलब होता है, नियोलिथिक का मतलब न्यू स्टोन एज, जी पैलियोलिथिक का मतलब हो गया अर्लियर स्टोन एज, मीजोलिथिक का मतलब हो गया कि मिडिल स्टोन एज. ओके तो वो एक एज में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है. तो इंडियन एग्रीकल्चरल की जब हम बात करें तो नियोलिथिक एज जो न्यू स्टोन एज है, करीब 1500 से 500 BC के अराउंड, उसमें कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट की चीजें हमें देखने को मिलती है जिसके थ्रू कल्टीवेशन को एक प्रॉपर वे दिया गया. जैसे कि हमने देखा कि लोगों ने हल का यूज करना स्टार्ट कर दिया, प्लॉ, फिर वो प्रॉपरली इरिगेशन करने लगे, वो डैम कंस्ट्रक्ट करने लगे. देन वी कम टू मॉडर्न हिस्ट्री में, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मौर्यन एम्पायर में, गुप्ताज एम्पायर में, तो हमें ये मिलता है कि राजाओं ने काफी पैसे खर्च किए डैम्स बनवाने के लिए, रिजर्वायर्स बनवाने के लिए, बिकॉज उनको लगा कि इरिगेशन को अगर हम एक प्रॉपर वे में कल्टीवेट करें क्रॉप्स को तो लोगों को प्रॉपर अनाज दिलाया जा सकता है, उनकी प्रॉपर वेलबीइंग रखी जा सकती है. देन इफ वी कम टू द मॉडर्न एरा ऑफ लाइक ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, तो ब्रिटिश इंडियन के टाइम पे ब्रिटिश ने मेजरली हमारे एग्रीकल्चरल के सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफी ग्रोथ नहीं कह सकते, बट हम ये कह सकते हैं कि काफी एक्सप्लॉयटेटिव ग्रोथ हुआ था, जिसमें उन्होंने ग्रोथ को जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यूज किया था ओके इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन. तो उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज जरूर किए, बट दैट वाज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कि यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करके वो इंग्लैंड में या फिर मैनचेस्टर में एक्सपोर्ट कर सके. तो उस टाइम पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि कुछ कॉटन इंडस्ट्रीज थे इंडिया के जो काफी डेवलप हुए जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के लगभग, मिड 19th सेंचुरी आप कह सकते हैं. उस टाइम पे जब वो पीक पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहुंचा तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो था उन्होंने यूज किया इंडिया को एज ए रॉ मटेरियल सप्लायर, जिसके थ्रू यहाँ से वो कल्टीवेशन, कॉटन क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती थी, जूट की कल्टीवेशन होती थी, नील खेती के बारे में आपने सुना होगा, इंडिगो प्लांटेशन, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में आए थे, इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ था बिहार साइड में. तो वो जो कल्टीवेशन उस टाइम पे किए जाते थे वो उसमें ये पर्पस होता था मेजरली कि हम जो भी किसान कल्टीवेट करे उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, उससे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सके. तो उस टाइम के एज को एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीकल्चरलिस्ट हम कह सकते हैं. जो मोटो था उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर का वो एक्सप्लॉयटेटिव कल्चर था. एंड देन केम, अगर मॉडर्न आफ्टर ब्रिटिश एम्पायर गॉट डिसीज, और यू कैन से कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने कई सारे प्लान्स इंट्रोड्यूस किए जिसके थ्रू हमने ट्राई किया कि एग्रीकल्चर को प्रॉपर मोड में लेके आया जाए. जैसे कि आपने सुना होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, ऐसे कई सारे 5 ईयर्स प्लान इंट्रोड्यूस किए गए. बट अगर कंक्लूजन में कहा जाए कि हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या इम्पैक्ट है या हिस्टोरिकल एविडेंस में एग्रीकल्चर का क्या ट्रेस है इंडियन हिस्ट्री में, तो एक चीज ये कह सकते हैं हम कि देयर वाज सो मेनी अप्स एंड डाउन्स इन इंडियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री, बट
कहीं ना कहीं हमारे जो किसान थे और हमारा जो एग्रीकल्चरल बेस था वो काफ़ी स्ट्रांग था, बट वी वर नॉट वेल एजुकेटेड और वेल ट्रांसफॉर्म्ड कि हम उसको कैसे प्रॉपरली यूज करें। और कहीं ना कहीं दूसरे शासकों ने या फिर यूं कह ले कि हमारे ही अपने एम्पायर्स ने उसको अपने मोटो के लिए यूज किया। ओके। एंड देयर वर सो मेनी फेमाइंस इन दोज एरियाज। बंगाल फेमाइंस के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्थ ईस्ट में उड़ीसा के टाइम के साइड भी काफी फेमाइंस हुए थे। तो इट इज बिन फाउंड आउट, वन ऑफ द रिसर्च पेपर जो मैंने देखा उसमें मुझे मिला कि करीब उस वक्त 19th सेंचुरी में, दैट इज अराउंड 18 मिड 1800 टू 1850s, अराउंड 21 फेमाइंस हुए थे जिसमें करीब 25 मिलियन लोगों की जाने गई थी, 25 मिलियंस। और उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से तो काफी बड़ा परसेंटेज हुआ। काफी बड़ा परसेंटेज था वो। लेकिन उस सिनेरियोज में भी हमें ये ट्रेसेस मिले हैं कि उस सिनेरियोज में भी ब्रिटिश एम्पायर ने केवल और केवल वो रॉ मटेरियल का यूज एक्सपोर्ट और इंडिया से कॉटन को दूर भेजने के लिए, उसका अपना फायदा उठाने के लिए किया गया। या एग्जैक्टली। और कई बार हैव यू हर्ड कि, आई डोंट नो, मतलब आई हैव हर्ड कि हिटलर ने जितने लोगों को मारा था, कंपैरेटिवली चर्चिल ने जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो यहाँ से हमारे जितना राशन था, जो वो अपने फोर्सेस को फीड करने के लिए रीअलोकेट किया था, तो जो फैमिन यहाँ इंडिया में हुआ था, ही किल्ड मोर पीपल देन हिटलर। करेक्ट। इन ये इंडिया। चर्चिल का इंसिडेंट जब आपने बोला तो इस पे भी मैं अगर शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि चर्चिल के इंसिडेंट्स के टाइम ऐसा हुआ था कि बंगाल फेमाइन की हुई थी, बंगाल में फेमाइन चल रहा था एंड दे वर फाइटिंग ऑन दी बैटल ग्राउंड। उनकी आर्मी बैटल ग्राउंड में फाइट कर रहे थे। तो चर्चिल यूज दी इंडियन राइस कल्टिवेटेड क्रॉप, जो कि राइस यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस हो गया था, उसको उन्होंने यूज किया टू फीड दोज आर्मी मेंस, not to distribute those people who are already affected by famine. ओके। तो जो लोग इंडिया में famine से affected थे उनको दिए बगैर चर्चिल ने उस राइस को एक्सपोर्ट किया था on the borders of those regiment जहां पे वो आर्मी मैन लड़ रहे थे। And he said, he deliberately said कि there is no need for these people to live on, they are just our subject, and if we transport our rice or crop to the army men on the borders, they may provide us the victory. So this is more viable chance than providing these foods to the people who were already affected by famine. They were treated Indians as a subject. We all were as a subject. So agricultural का अगर आप देखें ब्रिटिश एरिया में तो काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। एंड जब पार्टीशन हुआ तो उसके बाद भी कुछ इसी तरह की स्थिति मिली। पार्टीशन के टाइम पे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान के साइड हमारे काफ़ी सारे शुगर मिल्स, वीट के कई सारे क्रॉप्स, जो पंजाब आज भी हमारे राज्यों में एक मुख्य राज्य माना जाता है वीट और राइस कल्टीवेशन। राइस नहीं, पर्टिकुलरली वीट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा पंजाब में आज भी कल्टीवेट किया जाता है। तो उस वक्त जब पार्टीशन हुआ तो कई सारे हमारे जो जूट मिल्स थे, शुगर मिल्स थे, वीट के मिल्स थे, फार्म्स थे, वो पाकिस्तान के साइड में चले गए। तो जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमें ये प्रॉब्लम आ गई कि हाउ शुड वी फीड आवर इंडियंस, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ गई। तो हिस्टोरिकल एविडेंस में अगर हम देखें तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, बट करंट सिनेरियो में एज वी गो ऑन हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, बट वी नीड टू लुक अपॉन इट मोर केयरफुली। हमें बहुत सावधानी से और टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है अपने एग्रीकल्चरल को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, सो ये तो ऑब्वियसली इट्स बिन अ लिटिल बिट शेडी, स्पेशली लास्ट 200 इयर्स का अगर हम देख रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं करंट सिनेरियो क्या है, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट एट दिस स्टेज ऑफ टाइम, कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ। तो ऑब्वियसली हमने हिस्ट्री की बात की, बिकॉज आई हैव हर्ड जब इनिशियल टाइम में आई वाज जस्ट गूगलिंग ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट डेटा, कि इनिशियल टाइम में जब ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे वर एक्चुअली बीइंग, जब उनकी तरफ से सर्वेज हो रहे थे, तो दे वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज थी इंडिया इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल, राइट। एंड एक फार्मर के पास दे यूज्ड टू हैव मोर देन 29 स्किल सेट्स अपना फार्म मैनेज करने के लिए। So I have heard, I was just Googling, I think I saw Shashi Tharoor's speech in Oxford, जिसमें वो डिस्कस कर रहे थे
I'll link that if I find that video. I'll link that in the description. So yes, obviously we have a very strong, very motivating, and let's kind of glamorous history in terms of agriculture. और हमेशा से था भी, क्योंकि हम एक तरफ हमारे हिमालयाज है और एक तरफ हमारे इंडियन ओशन है. This has been the most fertile land compared to other world parts. So let's move to today. कि आज क्या सिनेरियो है, recent conditions, what kind of growth you see, what do you see कि government wise and international markets में हमारा क्या है. So give us a little bit glimpse about that. Okay, so if you would allow me, I would like to present some data. Yeah, sure, please. The data. Yes, I can see your screen now. You can just move to that tab. Yeah. See, so when I researched about the percentage of cultivated land and arable land present in our country compared with the world countries, so you can see here that India is the first world country which is having the 57% of cultivated land. Okay. And also the arable land percentage in kilometer square is 52.8%, which is the highest among all the countries in the world. Okay. So if we have that much capacity, or you can say that much capability or the availability of land in our country, what is the problem which is stopping us or dragging us down in comparison with the other countries? So that's why this data was important, because I wanted to share, or I wanted to highlight this thing, that we are not lagging in terms of the area, the cultivated land area or arable land area. We already have the area. Then what is the problem? So if we talk about the problem, there are so many problems here. But the major problem over here is like, when I was going through the report of economic survey, there is a survey report which comes every year by the Indian government. So when I was going through the economic survey report, I found out that there was something called farm mechanization. The term was farm mechanization. So when I googled it and found about it, that farm mechanization means ये होता है कि how much mechanical or technological tools you are using in your farm sector or farm activities to improve your productivity or to improve your sector's growth. So when I compared the data, so let me just show you. Sure. That would be more. Minal, before sharing your screen, please close all the personal tabs you have. I saw you have also WhatsApp tab opened in your browser, so just close that, because kahin galti se it, है ना? Okay. Yeah, just close that. Thank you for mentioning that. Yeah. Okay. So the reason why I am taking you all most frequently to the research side, because I am not also a well, you can say, readed or studied professor or some kind of a research expert, but these things are available in the public domain. We just have to find it out, that which one is the relevant one and how relevant this document is in terms of our data presentation. So that's why I'm taking you to these data frequently. Sure. And so I was talking about the economic survey data. So are you able to see my screen? I can see that you are watching our meeting, but it hasn't refreshed it yet. Let's give it a minute. So the trick, obviously, users, please give us some time, because first time कर रहे हैं. Minal, next time what we can do is कि जो हमारा जो मीटिंग का टैब है वो हम एक अलग विंडो में खोलें, completely अलग विंडो में, and जो हमारा वो टैब है वो हम एक completely अलग विंडो में खोलें. तो you just take out that tab, just drag it out, that it's in a separate window. और जब आप
प्रेजेंट कर रहे हैं नया स्क्रीन, तो आप पहले से उस पर खोल के रखिए उस वाले क्रोम विंडो में वो वाला टैब, एंड देन आप उसको शेयर कर दीजिए, सो इट विल मच मोर इजियर टू रिफ्रेश इट. Is it visible now? I think you haven't present it right now. एक बार दोबारा प्रेजेंट पे क्लिक करके you can share it again with us. So, viewers, it's a long form of conversation. We are actually trying to get as much as data possible. So, yeah, obviously glitches थोड़े बहुत ऊपर नीचे रहेंगे. That's why we are also going to release this in a podcast form, because obviously सबके पास YouTube का Prime वाला नहीं होता है subscription that they can off the screen, but you can hear it on all major platforms also. So as a podcast system, so you can work, you must be working or driving or whatever, and you can go through that. So Minal, I can see a black screen right now. It's not completely visible to me. So the problem is like I'm not able to take you to the different so tab. Don't make it. So try a different tab. So I will just brief you about this if okay. I can't show the data. So the research says that, let me come back to the screen. So let's just click on present and the whole, and either you could share the entire screen. So maybe whatever you are seeing, you can see that, or the complete window, second option. I'm sorry, but I have already tried that, but I don't think it is okay, no issues. So let's just move on. So I can see your complete screen, and if you just click on the other tab, research, yeah, so I can see you are opening a PDF, yeah, based on the report of, yeah, agriculture. Okay, so this is the Economic Survey Report 2020-2021. Okay, perfect. Okay, so when you see the data here says, like there is also a need to address the issue of lower farm mechanization in India, which is only about 40% as compared to about 60% in China and around 75% in Brazil. Okay. So the farm mechanization, if we compare with the other countries, here they have given only the comparison with two of the countries, that is China and Brazil, which are emerging countries in terms of agriculture, or you can say in terms of economy. So the China is using 40% of their farm mechanization, means 40% of the effort is used by China in terms of technology to improve the farm level output in their sector. Okay. And similarly, the Brazil is trying to use, like they are using 75% of mechanization process in agriculture. So what the need of the hour is, like we have to improve the mechanization in the farm sector. Okay. One more thing I would like to take you around again, that you can see the Brazil cultivated land in the Brazil. It says 7.6%. Can you see? Yes, I can see that. It is 7.6%, and I don't find the China. For China, it is 12.9%. Okay. Okay, so you have seen the difference between the cultivable land in India, China, and Brazil. We are having around 57 to 58% of cultivable land in India. Yes. Where the China is having only 12% of the cultivable land, and the Brazil is having only 9% of cultivable land. But still, in terms of, if you can see, or if you can find out or Google out, you will see that the China and the Brazil in various sectors like dairy production, milk production, Brazil is one of the major country which is emerging out now for in dairy production, in maize production. Similarly, China is growing up in various sectors. So that data also I have. I could not find the recent one, but the most recent one is of 2018. So you can see the impact of China over here. In apple production, China is the number one. This data is of 2018. I could not find the recent one. In apple production, China is the number one country. But if you see, or if we have seen that already, the number of the percentage of cultivable land, it is already like 1/3, or we can say 1/4.
like 12% and 58%, like 1/5 of the cultivable land. Only 1/5 of the cultivable land China is having. But still they are able to produce the required output of the produce, or you can say the crops. So what is the need of the hour is like, you have seen, or we have seen that there are so many programs government is running. There are so many schemes government is running, like MSP programs for wheat, rice, or there are multiple schemes to provide farmers with supplemented agriculture or something like that. But do these programs will help our farmers in long run? I don't think so. Because until and unless you don't equip the farmer with proper technology or proper resources, like how to process these industries or how to move on from the cereals to, let's say, apple production, or let's say some kind of banana production, you will not find in India that there are major states or there are major farms where bananas are grown like for the commercial purpose or something. So commercial crop is the need of the hour. That is one of the most important thing we have to introduce in Indian culture. From various, or you can say from various sources, or from past whatever times, or we can say 50 years, 25 years, I have been seeing and in multiple news and something that we have been sticking to only rice, wheat, pulses. What about the commercial crop? And one more thing is that, first point I told you that it is about mechanization in farm sector. We need mechanization. Second point is we need commercial crop introduction in farming sector. That could be well supplemented with the government funds or scheme of export or something, some kind of subsidies government can provide in terms of export rates or export taxes or something. Custom duty can be reduced or something like that. Third thing, I would like to say that if we are having the proper mechanization, if we are having the commercial crop, what we need, the third thing will be the storage area. We need the storage area to store these crops. And suppose you don't want to export these products, you want to keep them in the country, you want to fulfill the needs of your population or needs of your public, you need farm processing industries. How many industries are there in India that are called the large scale industries or multinational industries in food sector all over above the globe or all around the globe? If I say, we are purchasing from the morning hour to the late night. If we could remember, or you can see in various households, you would find that the morning starts with Kellogg's cornflakes. It happens. अब मैं ही खाता हूँ यार, youngster हम क्या करें? Do you know where does it originates? From where does it originates? No, I have no idea. Please From enlighten USA. me. The company is of USA. We have the best marketing maize available in our country. But do we have the food processing industry? Or are we putting much effort in those areas which can provide us a link between those agricultural produce and these industries? So these are some points I would like to highlight, like we need mechanization, commercial cropping, storage facility, and also we need food processing industry. Then only the economic problem, and also we have seen in multiple times in news like farmer suicide or something like that. So those incidents may be reduced only if we can introduce these 3 or 4 points majorly or heavily. And nowadays we are talking about moving to manufacturing industries. Agriculture, food manufacturing industry could also be one of the area where we can manufacture our own food. I have just Googled through WHO website and I found out that the percentage of malnutrition children in India is increasing day by day. You can say 5 or 6% of the Indian children, or 5 million of the Indian children are dying just because of the malnutrition. So what is happening here? We are not able to produce, or if we are able to produce, we are not able to fetch it to the thalis of our common man. So that's my take. I would say these are some issues that we have to address.
I'm sorry, but if your question was different, I might get confused with the. No, I completely understand. And basically, getting the gist of the scenario is very important. And obviously, we are not trying to be like other videos, कि हम experts, right? I am This not is a saying expert, but yeah, research. There is things yeah. available in the public domain. या कि हम बेसिकली जो हमारे पर्सनल कन्वर्सेशंस जो हम करते थे ना, जो अपने पर्सनल लेवल पे व्हाट वी यूज्ड टू रिसर्च, नाउ वी आर मेकिंग इट पब्लिक एंड मच मोर फोकस्ड कि कुछ फ्रूटफुल हमारे लिए, कुछ नहीं तो हमारे लिए, एंड अगर वीडियो से किसी और को फायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. सो यार देखिए, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि यहाँ प्लीज बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं. आप इंटरनेट यूज करते हैं, मैं इंटरनेट यूज करता हूँ. द होल पीपल इन दिस वर्ल्ड, लाइक मिनिमम I can say 5 or 6% on 10% of the population will be there. Those do not have the internet services or something. But most of the people nowadays are having the facility of Google Media or something kind of that. They can search it and find out the data. But in these times of crisis, क्या कोई फार्मर के पास वो रिसोर्स है जो वो समझ सके कि व्हाट काइंड ऑफ स्कीम्स दे आर हैविंग, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट दे कैन गेट फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्या ऐसी चीजें हैं जो अमेरिकन कंपनीज कर रही हैं जो हमें करने की जरूरत है? क्या हमारे खेतों के किसानों के पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वो टेक्निक्स जा पा रही हैं जो हम पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर राइटिंग इन द पेपर्स? सो आई थिंक मैंने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए मेरा मेन पर्पस यही था इसमें, वन ऑफ द थिंग कि अगर ये किसी फार्मर के पास पहुंच जाए और एक लेजिबल वे में, बाइलिंगुअल में, अगर हिंदी में बोलकर मैं उन्हें समझा पाऊं और वो समझ जाए इजीली कि ये चीजों की जरूरत है. तो जस्ट बिकॉज ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आई एम कंक्लूडिंग इट लाइक एन ओवरव्यू ऑफ द होल सिचुएशन इन इंडियन सिनेरियो. बट आगे अगर हम उसका नया एपिसोड करेंगे तो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू बी स्पेसिफिक. तो उसमें फार्मर डेफिनेटली like what is drip agriculture, what is horticulture, what can be done in the marine sector and all these. So that's exactly motivation came to me. And मगर इसमें if I share some insights which I gathered फील्ड में वर्क करने के बाद, जब मैंने अपना पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया एंड आई जस्ट वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एग्जैक्टली. तो फर्स्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, पहला तो ऑब्वियसली था कि बिकॉज वी वर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एट दैट टाइम, सो सबसे पहले था कि यार प्रोफेसर्स खोजो, क्या हमारे कॉलेज में डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ. जैसे बिकॉज आई एम लोकेटेड करेंटली इन बड़ोदरा, सो यहाँ से सबसे पास और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप आनंद जाइए. आनंद में आनंद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, वेरी पॉपुलर. वो बीज से लेके एवरीथिंग, दे डू एवरीथिंग. एंड सबसे मिलने के बाद, सब कुछ करने के बाद, प्लस फील्ड में जाके एक बार जब प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया तो जाके टेस्ट करने के लिए, द मेजर इशू विच आई कुड फाइंड वाज कि ओके, एक तो वो जो मैंने बताया ना, दो डिफरेंस स्टार्टिंग में कि दो तरह के लोग, एक तो अफोर्ड भी करना, ठीक है, इवन दो हम इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट चीपेस्ट रेट पे दे रहे हैं, मगर खाली मैं और उनको चलो इलेक्ट्रिसिटी का है भी नहीं टेंशन, खाली उनको अगर मैं दे दूं कि ये आपके यहाँ टेस्ट करने के लिए लगाना है, सो वो फिर वो अगर आपके फ्रेंड, आपका रिलेशन वाइज सिस्टम है. आई वेंट टू फ्यू पीपल एंड उनके साथ क्योंकि रिलेशन वो बनाते बनाते एंड देन फिर आई मेंट टू समवन कि, और उनके साथ रिलेशन बन गया, चाय पानी पीते पीते बातें बन गई और थोड़ी सी ही लाइक्ड मी, आई लाइक्ड हिम, एंड उन्होंने कहा अरे टेस्ट करो यार, तुम्हारा ही खेत है ना, जो इक्विपमेंट टेस्ट करना है. तो उनका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, का एक ग्रीन हाउस था, उनका पूरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था, हमने पूरा ऑटोमेट किया एंड ऑल, है ना. बट इट वाज स्टिल फॉर हिम आल्सो, इट वाज जस्ट एन कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं क्या जाएगा, है ना. और उनको एक लेवल तक लेके जा, मतलब सी आई ऑल्सो न्यू एंड उस टाइम आई ऑल्सो मेड इट वेरी क्लियर कि दिस इज अ टेस्टिंग प्लेटफॉर्म. अगर हम टेक्नोलॉजी आज ही बिल्ड करना शुरू करते हैं कंप्लीटली, इट विल टेक 5-6 years टू मेक इनटू अ प्रोडक्ट, राइट. कि हम कॉन्स्टेंटली डेटा कलेक्ट करेंगे, अपने एआई में फीड करेंगे, देन द एआई विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सजेस्टिंग कि अच्छा ठीक है ये आ रहा है. उसमें भी 10 तरह की चीजें होती हैं. अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपके बगल वाले, क्योंकि आजकल बड़ा हाइप है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एंड द गाय आई वाज वर्किंग विद, ही हैड आल्सो ड्यू टू वेरी जेन्युइन रीजंस कि कुछ नहीं होगा तो खुद ही खाएंगे कि भाई हम भी ऑर्गेनिक करेंगे. मगर ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा इशू है कि बगल वाले ने फर्टिलाइजर डाल दिया तो आपका ऑर्गेनिक नहीं रहा, राइट. उसमें भी उनके स्पेसिफिकली अगर सिनेरियो में जाएं तो उनके ग्रीन हाउस जो था, उनके ग्रीन हाउस में सबसे बड़ा इशू ये था कि एक साइड पेड़ थे
और एक साइड पेड़ नहीं थे। तो इवन दो आई कुड ऑटोमेट इट कि भाई इस टाइम पे चालू हो जाए पंप अपने आप और इस टाइम पे वो आ जाए, मगर उस सेक्टर वहां क्या होता था कि उस कॉर्नर में जहाँ पेड़ है वहां इवोपरेशन प्रॉपरली हो ही ना, तो वहां की मिट्टी स्टिल इट्स वेट, एंड आप वेट मिट्टी में और पानी डालते हैं तो देन नेमेटोड्स डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं जिससे प्लांट डाई। ठीक है, तो ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये माइन्यूट, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो वैसे ही माइन्यूट है। ठीक है, दैट्स वाई जो हम ओवरऑल ट्रेंड देख रहे हैं यूएस में भी लोग मोस्ट ऑटोमेशन यूज करते हैं ना, तो आई हैव सीन पीपल, आई हैव इवन टॉक टू मल्टीपल पीपल, वो ऑटोमेटेड ट्रैक्टर्स यूज कर रहे हैं बिकॉज दे हैव। और एक तो हमारे इंडिया में छोटे छोटे फार्म्स का भी सिस्टम है, इन यूएस दैट इज द डिफरेंस बिकॉज वहां पे लंबे लंबे फार्म्स हैं, काफी बड़े फार्म्स हैं, तो दे यूज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और उनके जो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन है उसमें वो हो जाता है। एक तो छोटे फार्म्स कि सबके पास इतने इतने फार्म्स हैं, उसमें वो ट्रैक्टर भी बुलाते हैं तो 1 घंटे का ट्रैक्टर का निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर कैलकुलेट करते हैं कि नहीं यार एक बार बुलाओ। वो भी आज आप देखेंगे अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, मैं अपने गांव साइड जाता हूँ, किसी को अपना खेत जोतवाना है तो 4-5 लोग मिलके ट्रैक्टर एक साथ बुलाते हैं, बोलेंगे भाई तू 1 घंटे का तेरा पेट्रोल का हो गया और मैन पावर का हो गया, तू आजा, ये मिलके हम लोग 5 हिस्सों में बांट लेंगे। अकेले बड़े कम लोग बुलाते हैं जिनके पास इनफ लैंड होता है, और इनफ लैंड भी ना कंपैरेटिवली तो कम ही है, जस्ट कि वो उस कैटेगरी में वो लोग आ जाते हैं कि भाई कर रहे हैं, फार्म है अपने पास, पैतृक संपत्ति। हमारे यहाँ ये भी बड़ा सीन है कि स्पेशली यूपी एंड उस साइड आप जाएंगे, बिहार साइड एंड झारखंड, वहाँ पे पैतृक संपत्ति का भी बड़ा सीन है कि भैया पैतृक संपत्ति तो हम उसको उपजाऊ रख रहे हैं, तो वो फिर दे आर जस्ट पुटिंग मनी इन, दे डोंट वांट मैक्सिमम जो लोग अब बाहर काम करने के लिए आ गए हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली जो कि अब कम रहते हैं घर पे, है ना, वो मेनली बाहर रहते हैं, तो वो फिर उनका इमोशनल अटैचमेंट ये है कि यार जमीन हमेशा वो रहनी चाहिए, मतलब उपजाऊ रहनी चाहिए, है ना, परती ना हो। सो इस तरह के बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, स्पेशली जब हम इसमें बिजनेस ऐड कर देते हैं तो ये बड़ा ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल केलॉग्स का आपने एग्जाम्पल दिया, एक केलॉग्स, जब केलॉग्स स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो उसका एक और कंपेटिटर था जो कि कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मच मार्केट रीच था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। ऐसा ही होता है प्रोडक्ट्स के साथ, और कि जो सक्सेसफुल हो जाता है वो हो जाता है एंड देन बाकी लोगों के नाम भी याद नहीं रखते हैं। सो बट द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट टू लिसन। उस टाइम कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जैसे अभी कोविड आया है, राइट, जिसकी वजह से मार्केट उथल पुथल है, उस टाइम भी कुछ आया था उनके इनिशियल टाइम में, एंड दोज गाइज ने क्या किया, अपने मार्केटिंग और उस पर कट कर दिया। एंड द केलॉग्स वाज अ ब्रांड, उस ये इस वजह से केलॉग्स के इस स्टोरी को शेयर किया जाता है बिजनेस सर्कल्स में। केलॉग्स एक ऐसा ब्रांड था जो उस टाइम मार्केट डिप्रेशन में भी दे इन्वेस्टेड हेवीली ऑन मार्केटिंग, एंड दैट वाज द पिनिकल, दैट वाज द इनिशियल नज दे गॉट कि भाई वो उस ब्रांड से आगे निकले, एंड देन इन अपकमिंग फ्यू डेकेड्स दे बिकम अ मोस्ट नोन कॉर्नफ्लेक्स ब्रांड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो सी आपका भले प्रोडक्ट अच्छा है, आपका सब अच्छा है, आपने सब किया है, मगर एक प्रोडक्ट, एक तो बिजनेस को कॉम्प्लिकेट करते करते जब आप एग्रीकल्चर का बिजनेस करने आते हैं तो आपको ये भी फैक्टर्स का ध्यान रखना है, एंड टेकिंग ऑल दिस एंड कंपेयरिंग इट विथ बेसिकली कि फार्मर, एक बेस लेवल फार्मर को, क्योंकि आई हैव वेंट इस प्रोसेस में, आई वेंट टू जो हमारे यहाँ जो सब्जी मंडियां नहीं होती हैं, यहाँ पे सारा सब्जी आता है, जो बड़ी सब्जियां मंडी होती हैं अपने यहाँ भी बड़ौदा में, कौन सा एपीएमसी कहते हैं उसको, है ना, वहां का भी स्ट्रक्चर, मेजर जो मेजर सब्जी मंडीज है वहां भी बड़ा स्ट्रक्चर्ड वो है, और वो बड़ा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है कि भाई ये बंदे से मिलना है आपको, ये करना है, ये करना है ना, तो एंड स्टिल पेनिट्रेटिंग दैट इज अ वेरी रिलेशन ड्रिवन, है ना, उसमें भी कई सारे के आपको जैक लगाने पड़ेंगे, ये सारा है। तो व्हाट डू यू सी कि इस तरीके से, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे थोड़ा लोगों से मिले हैं एंड मच मोर ग्राउंड डेटा कलेक्ट किया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या अकॉर्डिंग टू योर व्यू, आई एम नॉट आस्किंग यू एज एन एक्सपर्ट कि गिव अ सोल्यूशन, ठीक है, किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, एवरी बजट ईयर गवर्नमेंट ट्राई समथिंग, दे hopefully they collect some data and improvise on it and something like that, और हमने कई सारे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में मल्टीपल गवर्नमेंट वाइज मल्टीपल पॉलिसीज बना के, प्राइवेट वाइज मल्टीपल ट्राई करके करते हुए देखा है, मगर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट समथिंग रूटेड एंड ग्रो in terms of business in agriculture sector. So just give me a little bit of opinion, share your opinion, so that आप opinion दीजिए and then parallelly so that
viewers could get some idea and maybe they could share with us and discuss. Please unmute yourself. Unmute yourself, please. सो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर में अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, किसी के पास पैतृक संपत्ति है, उसको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कि उसको कल्टीवेटेड रखना है, फर्टिलाइज्ड रखना है, वो उसको क्रॉप ग्रो करते हैं वहाँ पे। बट हमारे यहाँ कई सारे अप्स इवेंट्स एंड ऑड्स हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया और समथिंग। जब मैंने इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो 2011 का सर्वे है उसमें जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर्वे किया गया है उसमें फार्मर्स को उन्होंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, लाइक स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो जब आप देखते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप सबको? या आई कैन सी नाउ। हाँ, देखिए लैंड होल्डिंग स्टैटिस्टिक्स जब मैंने देखा तो उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने डिवाइड किया है इन 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ। If you don't mind, ये शायद maybe viewers के लिए थोड़ा सा issue होगा. You can just right click and open the image in new tab completely. Okay. No, just don't click on it. It will open the link. मगर आप उसी फोटो पे जाके right click करके open image पे करेंगे तो I think it will open. Just a second. Right click and हो पा रहा है? नहीं हो रहा, that's fine. First time है अपना. Let's continue. Next time we will try to nudge all these things out in previous to video. Okay. Please continue, no issues. I guess page hang हो गया शायद, it's not working anything. Okay, so just unshare your stop presenting and then let's retry that and then reshare the वो हमारा ये भी Chrome tab भी वो हो गया है? हाँ, Chrome tab भी static हो गया है। Okay, so वो हट गया है। एक सेकेंड। It's okay now. Okay, perfect. So just मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैंने 2011 का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे देखा तो उसमें उन्होंने फार्मर को अकॉर्डिंग टू लैंड बेस डिवीजन पे 5 डिफरेंट टाइप्स में सेपरेट किया है। मार्जिनल फार्मर्स हैं, फिर स्मॉल लैंड ओनर्स फार्मर हैं, फिर मीडियम साइज्ड हैं, लार्ज साइज फार्मर्स हैं। तो जब मैंने परसेंटेजेस को देखता हूं मैं यहाँ पर तो मुझे ये फाइंड आउट होता है कि मार्जिनल फार्मर्स के जो परसेंटेज हैं वो हैं करीब 67.1%। ओके, जब हम देखते हैं स्मॉल फार्मर्स का प्रोपोर्शन तो दैट इज 17.9%। ओके, हम देखते हैं लार्ज फार्मर्स का प्रोपोर्शन तो दैट इज ओनली 0.7%। सो अगर मैं डेटा आपको बता रहा हूँ जो तो फॉर द पर्पस ऑफ व्यूअर्स और लिसनर्स अगर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँ तो डेफिनेशन बताना बहुत जरूरी है कि हु आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स एंड हु आर स्मॉल फार्मर्स एंड ऑल दैट। तो मार्जिनल फार्मर्स को अगर आप शॉर्ट में कहें तो डिफाइन ये किया गया है कि जिनके पास 0.96 एकड़ जमीन है या उससे कम जमीन है, दे आर कॉल्ड मार्जिनल फार्मर्स। ओके। एंड द फार्मर्स हु आर हैविंग 3.51 acres or less than that, and say 3.5 acres or less than that, those farmers are called small farmers. और अगर आप large farmers की बात करें तो जिनके पास less than or equal to 42 acres हैं,
So they are called large farmers. Okay. तो just now we have seen कि 67.1% जब मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 0.96 एकर्स की ही लैंड है. And when I was studying in my school, I must have not provided that much attention to my textbook. But now when I am preparing for civils, जब मैंने 9th क्लास की टेक्स्ट बुक पे थोड़ा अटेंशन दिया तो उसमें one of the chapter was agriculture and related to the poverty in India. So there was a term called disguised unemployment. मैं काफी समय इस वर्ड को यूज करता हूँ disguised unemployment के बारे में. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब आपके पास सपोज करो आप एक मार्जिनल फार्मर हो एंड यू हैव 0.96 एकर्स और 1 acre ऑफ लैंड एंड you have a family member of 5 people. They are not at all educated, they are illiterate person and you have to earn your living. कि आपको अपना खाना पीना रहना करना है और वो पढ़े लिखे शिक्षित स्किल्ड नहीं है. और तो क्या करेंगे वो आपके फार्म में केवल 2 से 3 लोगों की जरूरत है. बट इंस्टेड ऑफ 2 or 3 persons, every person is helping you in the farming process और फार्मिंग एक्टिविटीज. पांचों के पांचों लोग आपको फार्मिंग में हेल्प कर रहे हैं. Yes. These kind of unemployment are called disguised unemployment. मतलब जरूरत से ज्यादा लोगों की वहां पर मजदूरी हो रही है जहां जरूरत नहीं है. तो जैसा आपने बताया कि चलो सपोज आपके कोई क्लाइंट हैं या फिर कुछ पर्सन्स हैं जो ग्रीन हाउस पे काम करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल एडवांसमेंट पे काम करना चाहते हैं. दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट इन दैट एंड लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जो कि एवरेज 67-65% ऑफ फार्मर्स जो इंडिया के हैं उनके पास नहीं है. तो हाउ विल यू एड्रेस द प्रॉब्लम? दे आर नॉट ग्रोइंग फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियलाइजेशन. बट वो कमर्शियलाइजेशन के पर्पस से नहीं ग्रो कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो अपने जीने के पर्पस से तो कर पाए. देयर शुड नॉट बी ए थिंग लाइक सुसाइड्स. ये नहीं होना चाहिए. तो अगर आप कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन की बात करते हो. और वन मोर थिंग जो मेजर पॉइंट शायद मेरे कहने से रह गया, मैं ऐसा चूक गया बोलने से, कि जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हो तो इट डजंट कॉन्स्टिट्यूट ओनली दी क्रॉप फार्मिंग. इसमें कई सारे सेक्टर्स आ जाते हैं. लाइव स्टॉक भी आ जाते हैं, मरीन फिशरीज भी आ जाती हैं, कैटल फार्मिंग भी आ जाता है, बोवाइन एग्रीकल्चर भी आ जाता है जिसमें आप डेयरी फार्मिंग भी ले सकते हो. तो इसमें 4-5 सेक्टर्स आ जाते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरी. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू क्लियर कि लाइक एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट ओनली अबाउट द फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स. और एंशिएंट में भी ये ट्रेसेस मिले हैं कि आपने जैसे मूवीज देखी होगी, यू मस्ट हैव सीन द लगान मूवीज. एंड 2 दिन पहले ही, जस्ट 2 days बिफोर, आई वाज वाचिंग द मूवी कॉल्ड 2 बीघा जमीन. 2 बीघा जमीन. बीघा इज अ यूनिट in the village side people used to measure. That is called. नहीं, अभी भी चलता है. अभी भी मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं जब अभी भी बड़े फार्मर्स पे जाता था वो I have seen that movie was released in like 1953 year. The year was 1953. तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर्स थे, कहीं ना कहीं सिनेमाज भी काफी इन सब चीजों से अफेक्ट होते हैं. वो जनरल लाइफ को दिखाते हैं. तो 2 बीघा जमीन में मैंने जब 2 दिन पहले मैं जब उस मूवीज को देख रहा था मूवी को, तो आई फाउंड आउट कि जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ stopping their farm to be taken over by a landlord, वो जो 2 कैरेक्टर्स हैं मूवी में, वो ट्राई करते हैं अपना सब कुछ गिव अप करने के लिए. दे started working as a coolie or something to earn just 250 rupees to pay their debt to that landlord so that उनका land retain कर सके. और at the end they could not retain their land. They could not get 250 rupees just by pulling out the bullock cart or tanga. और वो लैंड चला जाता है एंड लैंडलॉर्ड यूज दैट लैंड टू मेक अ फैक्ट्री ओवर देयर, शुगर फैक्ट्री और सम काइंड ऑफ टॉय फैक्ट्री. तो इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है, जब आप देख रहे हैं कि 65% पॉपुलेशन आपका 96.96 या 1 एकड़ से कम जमीन है आपके पास, तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम स्कीम्स, सब्सिडीज, कि आपने 6,000 रुपए उनको दे दिए साल के या महीने के या 3 महीने के, क्वार्टरली 6,000. आपने कई सारे स्कीम्स हैं, वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. तो उसमें आपने उसको सब्सिडीज दे दी ताकि वो मरे नहीं, उनको सुसाइड करने की नौबत ना आए. बट बेसिक आपको क्या इसमें ग्लिच क्या फाइंड होता है कि क्या ये हम कहते हैं या फाइंड आउट करते हैं कि इफ यू पे अ बेगर
you are not improving his life. But if you can teach him how to earn a living, you are improving his generations to come. उसके जो generations आने वाले हैं उसको भी आपने improve कर दिया है. तो just subsidy देना is not a solution. तो क्या कर सकते हैं आप जिसके पास 1 एकड़ ही जमीन है, what they can do? आप देखेंगे कि आप जब लोकल मार्केट में जाएं सब्जी बेचने के खरीदने के लिए या वहां पे आप सब्जी बेचने वालों को पाएंगे तो सुबह सुबह कुछ लेडीज होती हैं, कुछ फार्मर्स होते हैं विलेज साइड के, दे यूज्ड टू ब्रिंग देयर लोकल प्रोड्यूस इन द मार्केट. फ्रेश लोकल प्रोड्यूस जो होता था वो खेतों से निकाल के लाते थे और वो बेचते थे और उससे जो भी पैसे होते थे वो अपना लिविंग अर्न करते थे. बट द सिनेरियो हैज चेंज्ड नाउ. अब आप मॉल्स जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए भी, यू गो टू मॉल्स. You don't go to those farmers who are sitting over there on that roads and they are selling their products. तो ऐसे सिनेरियोज में उस फार्मर की खेती से इनकम कैसे होगी? How will he sell his products? If he goes to a APMC market, he has to pay the taxes, जो कि वो बियर नहीं कर सकता. हाँ, ये अभी क्या डेवलपमेंट है, प्लीज क्लैरिफाई ऑन दैट. अभी ये कुछ नया रूल आया है कि एपीएमसी में मार्केट आप बाहर ही बेच सकते हैं एंड देयर इज अ 30% kind of GST. I don't think that this session will be long stretch if we can go to those areas. Okay. But I would just like to wrap up on those points, and in second Okay. episode maybe we can address sure. Maybe about the taxation के schemes बारे में and बात the करें. ordinance that came now. So मैं ये कहना चाह रहा था just for the purpose कि अगर उसके पास input cost इतना ज्यादा है, उसे बीज खरीदने के लिए कोई सब्सिडी अगर नहीं मिल पा रही है, टाइमली नहीं मिल पा रहा है उसके पास, और वो बीज खरीद के अपने खेत में लगा रहा है, उसको पता है कि उसके पास 1 एकड़ की जमीन है, वो कितना फर्टिलाइजर डालेगा. सॉइल ऑल्सो हैज अ रिटेनिंग कैपेसिटी, उसकी भी एक एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है. तो आई थिंक कि जो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं उसको आपको सब्सिडी देने की जगह आपको ये ट्राई करना चाहिए कि उन्हें कोऑपरेटिव फार्मिंग या सोसाइटल फार्मिंग में कैसे इंक्लूड किया जाए. आपने आनंद का नाम लिया. There is a famous agriculture sector which has included in India from Anand and still it is growing up like whole known to the world. The factory is called Amul. Amul is a cooperative society. Amul कैसे work करता है? One of my uncle is working over there as an engineer. तो एक बार मैंने वो फैक्ट्री विजिट की थी and I have seen कि कैसे वो वर्क होता है. तो I have asked my uncle कि how this factory runs. तो उन्होंने कहा कि सुबह there is a timing like 8 to 10 o'clock. विलेज जो नियर अबाउट 25 विलेजेस हैं, वो विलेजेस क्या करते हैं, वो अपने यहाँ मिल्क स्टरलाइजेशन सेंटर होता है उनके विलेज के एंड में या विलेज के मार्केट में, वहां जाते हैं वो अपना मिल्क जो भी निकलता है उनका लाइव स्टॉक से वो वहां सबमिट कराते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, उसका क्वालिटी चेक किया जाता है और उसके बेस पे उनको एक प्राइस दिया जाता है. और वो स्टरलाइजेशन सेंटर से क्या होता है, वो चीजें कलेक्ट करके पहुंचती हैं अमूल के पास. तो दिन के 25 लाख से 30 लाख लीटर दूध अमूल के पास आते हैं थ्रू दिस नेटवर्क्स. सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर सारे ब्लॉक से लोग कलेक्ट करके फिर वहां के जो स्टरलाइजेशन सेंटर के एजेंट्स होते हैं वो वहां पे कलेक्ट करके लेके जाते हैं. तो है तो उस किसान के पास भी एक ही गाय या एक ही भैंस, लेकिन वो कर पा रहा है इजीली अर्न. तो इफ समहाउ वी कुड ब्रिंग दिस सेम टेक्निक इनटू फार्मिंग सेक्टर की वो जो 1 एकड़ में या 2 एकड़ में जो भी वो उपजा रहा है, दैट कुड बी कनेक्टेड टू दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स और वो जाकर एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाए और फिर वहां पे स्टोरेज की फैसिलिटी हो एंड दैट स्टोरेज फैसिलिटी कैन मूव दोज प्रोड्यूस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देन वी कैन एड्रेस द प्रॉब्लम, नॉट बाय जस्ट प्रोवाइडिंग दिस सब्सिडी एंड दिस स्कीम्स. तो दैट्स व्हाई मैंने जब आपको एड्रेस किया तो मैंने आपको बताया कि स्टोरेज इज वन ऑफ द एरिया जिसकी जरूरत है हमें, बिकॉज देयर आर पेरिसेबल गुड्स, नॉन पेरिसेबल गुड्स जो बर्बाद हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, जो नहीं सड़ते हैं. तो वैसी चीजों के लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि गांव में अभी मैंने कई सारी जगहों पे देखा है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि वो स्टोरेज फैसिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं कई सारी जगहों पे कि ग्रेन्स को स्टोर कर सके. तो वन ऑफ द थिंग दैट ये कर सकते हैं कि आप स्टोरेज फैसिलिटी बनाकर उसको एक चेन से कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करें और फिर आगे मूव करें. और जब टेक्नोलॉजी की बात आप करते हैं तो टेक्नोलॉजी के लिए वी कैन गो हैंड इन हैंड, लेकिन हमारे पास पीछे जो ब्रिज है, जब आप बात करते हैं तो 65% पॉपुलेशन 1 एकड़ पे है और कुछ 0.7% ही हैं जो रिच फार्मर्स हैं या जो कमर्शियली इकोनॉमिकली जिनके पास वो पैसे हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो ये जो ब्रिज है नीचे का हमारा जो 65% है, उसको यहाँ तक लाने के लिए यू हैव टू वर्क अपॉन देम ऑल्सो.
टेक्निकल एडवांसमेंट आप डायरेक्टली यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, दैट विल कॉस्ट मच हायर। तो कहीं ना कहीं आपको एक चेन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आप टेक्निकल एडवांसमेंट स्टोरेज फैसिलिटी में कर सकते हैं, यू कैन गिव सब्सिडी टू स्टोर दोज ग्रेन्स इन दिस स्टोरेज फैसिलिटी, और उसकी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि आप किसान हो, आपने 10 किलो गेहूं ला कर दिया है, तो जो 50 रुपए का चार्ज है यहाँ पे रिच फार्मर्स के लिए, वो आपके लिए 20 रुपए होगा। दैट विल बी इक्वल टू द सब्सिडी। आप सब्सिडी देने की जगह पे उसको ये दे सकते हो कि आपकी स्टोरेज फैसिलिटी का चार्ज कम है, यू कैन कम एंड स्टोर दैट। तो मे बी उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो विलेज के थ्रू जो वो पहुंचाएगा वो उसका कम हो जाएगा। अदरवाइज ये स्मॉल फार्मर्स वो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे एंड रिच फार्मर्स विल बी टेकिंग द क्रेडिट ऑलवेज। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक चीजें यहाँ पे दब जाएंगी ऑन लोकल लेवल। मगर यही है कि इज दिस, हम गवर्नमेंट में भी बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि नाइस एफर्ट्स करते हुए, पॉलिसीज भी हर साल गवर्नमेंट कोशिश कर ही रही है, इवन कॉर्पोरेट्स आर ट्राइंग। सी कॉर्पोरेट्स को सस्ता मिलेगा तो व्हाई वोंट दे बाय इट? मतलब आई हैव टॉक टू मल्टीपल पीपल एंड उन्होंने कहा भाई नहीं, हमें मिलेगा तो हम नहीं खरीदेंगे, व्हाई नॉट? मगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर एंड वो एक वेरी बेस लेवल से क्रिएट होना चाहिए ताकि हम अपना रॉ मटेरियल, बिकॉज कॉर्पोरेट्स हैव टू जस्टिफाई कि भाई प्रिडिक्ट कि भाई इतना हमारा आने वाले इस क्वार्टर में हमारा इतना खर्चा होगा, तो वी हैव टू प्लान आवर प्रॉफिट्स लाइक दैट, वी हैव टू मार्क आवर एमआरपी लाइक दैट, है ना, कि हम उतने ही एम्प्लॉइज रखें, हमें सब कुछ मैनेज करना है। तो हमारा रॉ मटेरियल जो हमें मिल रहा है उसका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे हो तो हम प्लान डालें ना कहीं पे। सो या इट्स अ वेरी, इट्स, आपने अमूल का एग्जांपल दिया, luckily I have been there too and it's a very global story. इंडिया में हमारे पास कई सारे पार्ट्स में, जैसे आप जब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो दे आर वेल developed in terms of growing rice and wheat and barley and some kind of those. Exactly, and in terms of data you showed, banana में India one of the major exporters है, मगर still banana में भी वो साउथ से ही आ रहा है, वो कहीं नॉर्थ इंडिया में और यहाँ नहीं हो रहा है। मेजर जो क्या नाम है, जो ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग ऑफ बनानास है, आप कुछ जो देखेंगे वो साउथ में ही देखेंगे। बट सो देयर आर एग्जांपल्स एंड हमने कई सारे, यू विल गो टू अ सुपरमार्केट एंड यू विल परचेज अ लेज चिप्स rather than a banana chips made in Indian origin. तो फिर इसका फिर बिकॉज आपका वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उस जगह पे नहीं है, दैट्स व्हाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी ये सोचेगी कि मैंने अगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में लगाया और साउथ इंडिया से प्रोडक्ट्स यहाँ आते आते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग जाएगा और सारी चीजें आ जाएंगी, तो मे बी हमें पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करके वहीं पर वो फूड इंडस्ट्री लगानी चाहिए। दैट वाज वन ऑफ द मोटो जिसके राहुल गांधी जिसके लिए ट्राई कर रहे थे लास्ट इलेक्शन में। नहीं, इट्स that's why we also started this कि हम देख रहे हैं कि see obviously मार्केट का तो हमने हाल देख ही लिया, इस बार भी गवर्नमेंट ने इतना सारा निकाला है बजट, that's why इस तरह के पॉलिसीज everybody is trying, and now see entrepreneurs like me are trying to do our core research work into this, and I've seen multiple people, especially startup funding में अगर आप agriculture wise जाते हो, there are lots of efforts, support and people are offering, वो कितना ground level पे tangible है, how much it is worth or how much it lasts, that is a different question. But obviously we see some kind of aggression in the market कि now it's slowly कि हर कोई सोच रहा है on their feet. कोरोना ने obviously kind of help किया लोगों को कि यार कुछ करते हैं business wise and all. So ये चीजें हो रही हैं and let's try to end this at a positive note, क्योंकि हम तो भाई शुरू कर रहे हैं, करा है हमने, और let's try to get into कि आने वाले maybe दूसरे या तीसरे में नहीं, मे बी 10वें में नहीं, मे बी 100th एपिसोड में हमारे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन हो विच नॉट ओनली इज कंप्लीटली टेस्टेड बट इन अ वेरी ग्राउंड लेवल का इंफॉर्मेशन कि हम लोगों को दे पाए। लेट्स ट्राई टू कीप दिस राइट। And any last comments which you would like to add? Obviously no, we'll come with I don't want to sound like कि मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर मैं उन्हें ये सिनेरियो दिखा रहा हूँ दैट द सिचुएशन इज वेरी डार्क। इट्स नॉट डार्क, हमारे पास बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं। जैसे मरीन सेक्टर में आप देखोगे वन ऑफ द हाईएस्ट और लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया है। फिशरीज के मामले में देख लो आप, डेयरी के मामले में देख लो, बनाना कल्टीवेशन के मामले में देख लो, वी आर ऑलरेडी ऑन द टॉप इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स। इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑन ग्लोबल हम काफी सारे सेक्टर्स में अच्छा कर रहे हैं, बट द नीड ऑफ द आर इज कि आपके जो किसान हैं आर दे वेल फेड?
वी नीड मच मोर ऑर्गेनाइज्ड वे कि ना कि सिर्फ ऊपर हम इस तरह के प्रोडक्शन प्लांट्स डाल सकें, मगर ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को भी जो छोटे से छोटा ग्रो कर रहे हैं, दे गेट हेल्पफुल. That's why Right? I told you cooperative farming is the solution. Yeah. जहां पर वो So, कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रेम करके अपने प्रोड्यूस को एक जगह एक्यूमुलेट कर सकते हैं. so let's try to work on to that. On me, let's keep a topic like that कि हम इस तरह की टेक्नोलॉजीज भी डिस्कस कर सकें कि इस तरह के फार्म्स को सेटअप करने के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह का टेक्निकल लेवरेज चाहिए आपको, और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे लोग सेटअप कर सकते हैं, एंड इन चीज़ों पे लेट्स कीप दिस एज अ टॉपिक. लेट्स कीप अ मेंटल लोड राइट नाउ कि आने वाले एपिसोड हम एक पर्टिकुलर इन सेक्शंस पे करेंगे. हाँ, हम आने वाले एपिसोड्स में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को कैचअप करके Yeah. उसके बारे में जो भी रिपोर्ट्स हैं, डेटाज हैं, We'll this share. was not a much factual kind of data kind of Yeah. discussion because ये And introduction थोड़ा सा वैसा ही होना चाहिए. ओवरऑल सिचुएशन देने के लिए पहला Yeah. इंट्रोडक्शन ऐसा ही Yeah. होना चाहिए. And maybe And viewers maybe- will be a little bit off, or maybe in some places. Do share with us. Please comment down below and subscribe to us to stay in touch and share your feedback with us. And I would Why? very much love to Yeah. hear any comment or any add-ons or the reports. Yeah, we'll add also. Yeah. Because मैं So- वो रिपोर्ट्स को और ट्राई करूंगा कि और अच्छे से पढ़ के और लोगों तक पहुंचा सकूं. Yeah, exactly. And अगर आपको लग रहा है if you have something valuable, तो we'll always give you a platform to speak with us. If you have anything to say and if you want to come here, you can just comment or email me, and obviously I'll get back to you and we'll invite you here. Let's talk with you. So let's end this, Minal. And it's a very well time spent session, to be very precise. And काफी सारा चीजें ऑब्वियसली हम लोग तो काफी टाइम से शायद डिस्कस कर रहे हैं, तो काफी सारा रिवीजन हुआ, एंड इसी बहाने हमने काफी सारा आई नो मिनाल बहुत सारा डेटा निकाला है, वो टैब्स देख के मुझे लगा आई नो कि सब कुछ कंप्लीट नहीं हुआ. When I was going through the session, I thought कि data present करना first day is not much of a worth, because public when they come for the introduction session, they would like to know कि what is the current scenario. Exactly. That doesn't matter. But जब हम second में आएंगे तो we will give more finer data. Very specific. Yeah. Okay then. Thank you everyone. Thank you for joining us. Thank you for listening. And obviously हर जगह available है. It will be available in video format. Podcast में भी हर जगह available है. So as हमारा नाम है Bugbug Simplified. इसी तरीके से we'll try to keep the discussion, and with every episode हमारा efficiency level, हम अपने efficiency level को push करने की कोशिश करेंगे. So thank you for being with us. Thank you and have a nice day. Bye bye. Thanks.